फाइनेंशियल इफेक्ट्स देखने के पहले भी हम लोग कुछ समझते हैं, मतलब एक टर्म को समझते हैं, हमने इसके पहले भी देखा है खैर, लेकिन फिर भी उसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 ने पहले से ही एक प्रोविज़न करके रखा है फाइनेंस कमीशन का। और फाइनेंस कमीशन क्या करती है ना, तो फाइनेंस कमीशन टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इसका सजेशन एक कमीशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको सेंटर जो है जितना भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कमा रही है या फिर जितना भी टैक्सेस कमा रही है, ये स्पेसिफिक किसी ना किसी स्टेट से ही कमा रही है। अगर मैंने इनकम टैक्स भरा तो मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, और अगर महाराष्ट्र से टैक्स जा रहा है सेंटर को जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र से कमाया, तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उन्होंने जितना महाराष्ट्र से कमाया है उसमें से एक शेयर वो महाराष्ट्र को दे दे, ऐसे ही शेयर वो हर एक स्टेट को दे। तो बेसिकली जितना टैक्स कलेक्शन होता है उस टैक्स कलेक्शन में से कितना शेयर ये सेंटर ने स्टेट को देना है, इसके रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रेशर बिल्कुल गवर्नमेंट पे रहेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि आपने महाराष्ट्र को इतना शेयर देना है, ये स्टेट को इतना शेयर देना है, वो स्टेट को इतना शेयर देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सुनता है। ऐसा नहीं कि उनको सुनना कंपलसरी ही है, लेकिन वो सुनते ही हैं। जैसे लास्ट जो 15 फाइनेंस कमीशन होके गया है, 15 फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि आप जितना भी टैक्स रिसिप्ट आपको मिल रहा है, जितना भी होगा 100% होगा, उस 100% में से 41% शेयर आपने स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपने 100 रुपये टैक्स से कमाया तो अपने 41 रुपीज़ जो है वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर वो किस स्टेट को कितना देना है वो फाइनेंस कमीशन ही बताते रहता है, ठीक है। और एवरी ईयर बजट में सेंटर गवर्नमेंट अपना एक प्रपोजल भी रखता है कि भाई इस साल स्टेट को ही हम इतना पैसे दे रहे हैं ग्रांट्स इन एड के नाम से। और ऑफ कोर्स ये पैसा जो दिए जा रहा है वो किसके बोलने पे दिया जा रहा है, तो फाइनेंस कमीशन ने कहा इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी शुरू रहता है इंडिया में, बस उसी ही सिचुएशन में, मतलब नेशनल इमरजेंसी के ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी चालू है तो उस समय प्रेसिडेंट उस साल का जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो शेयर स्टेट को मिलने वाला था, उस शेयर को वो रोक। जैसे एग्जांपल लेंगे, ये इतना इजी नहीं है लेकिन जितना हमें लग रहा है ना कि हाँ ठीक है भाई, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट क्या करेंगे ना कि स्टेट को जो शेयर मिलने वाला था, सेंटर की तरफ से पैसा मिलने वाला था, वो पैसा नहीं देंगे, मतलब उस टाइम के लिए उसे रोक दिया जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते। एग्जांपल लेंगे कि अगर 1 जनवरी 2027 को 26 को नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ और बिल्कुल यहाँ पे 5 जनवरी को लगता है प्रेसिडेंट को कि भाई इस टाइम का शेयर हमें बिल्कुल रोकना चाहिए, तो वो रोक देंगे शेयर को, वो बिल्कुल रोक सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि ये जो इमरजेंसी है ये पहले 6 मंथ के लिए लागू हुआ, उसके बाद फिर से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हुआ, मतलब एग्जांपल कि 31 दिसंबर 2026 तक चला। और एग्जांपल के लिए कि 31 दिसंबर के बाद नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया गया, मतलब ये इमरजेंसी 1 साल चली, राइट। अब 1 जनवरी 2026 को इमरजेंसी लगा और 5 जनवरी को प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि हम इस समय आने वाले समय में स्टेट्स को जो शेयर मिलने वाला था टैक्स का, वो शेयर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले। चलो, अब यहाँ पे स्टेट कोई क्लेम नहीं कर सकता, हम किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बिल्कुल जा नहीं सकते कि भाई ऐसे कैसे हमारा शेयर रोक दिया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। बिल्कुल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं ऐसा कि उस पर्टिकुलर टाइम का शेयर वो रोक सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये जो भी एक्शन लिया है, ये एक्शन वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने तक लागू रहता है। ये समझना है ज़रूरी कि हम अभी लास्ट सेंटेंस क्या कहा। एग्जाम्पल लेंगे, 5 जनवरी 2026 को डिक्लेयर कर दिया कि इस टाइम का शेयर हम लोग रोक रहे हैं, 31 दिसंबर तक ये नेशनल इमरजेंसी शुरू रहा, मतलब 1 जनवरी 2027 को सारी चीज़ें ओके हो गई, नॉर्मल हो गई। अब नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी हमने शेयर को रोक दिया था, अब नेशनल इमरजेंसी हट गई है, तो 1 जनवरी 2027 को स्टेट को उनका शेयर मिलेगा क्या, तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविज़न ये बोल रहा है
कि ये जो प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया है ये एक्शन तब तक लागू रहेगा जब तक वो फाइनेंशियल ईयर फिनिश नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने के बाद ही उन्हें नेक्स्ट शेयर मिल सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फाइनेंस कमीशन सजेशन देता है और सेंटर फिर स्टेट को शेयर देता है, तो ये कहाँ पे प्रोविज़न करते हैं कि हम स्टेट्स को इतना पैसा दे रहे हैं? बजट में। हर साल के बजट में जितने एक्सपेंडिचर्स है उसमें से एक खर्चा उनका ये भी तो है कि उनको स्टेट को इतना पैसा देना है, क्योंकि हर साल देना है ना, तो वो बजट में रखेंगे। बजट रखा जाता है फरवरी को ही। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को हमें उसके पास करना है। क्यों उस दिन तक पास करना है? क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा एवरी ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। सही बात। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यहाँ तक चलता है। ठीक है। अब फिर से मैंने अब तक जो हमने डिस्कशन किया मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं, शायद आप पकड़ पाओ कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंट का ये राइट है कि प्रेसिडेंट उस टाइम का शेयर जो सेंटर से स्टेट को मिलने वाला था उस शेयर को वो रोक सकते हैं। ये जो प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया है ये एक्शन वो फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने तक लागू रहेगा। क्या एक्शन लिया उन्होंने? शेयर को रोक दिया। ये कब तक लागू रहेगा? वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक। यहां तक ठीक है। चलो अब आओ, यह एग्जांपल में हमने क्या लिया? 1 जनवरी को इमरजेंसी लागू हुआ था, 31 दिसंबर तक चला। 5 जनवरी 2026 को प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि हम इस साल का शेयर रोक देंगे। लेकिन यहाँ वैसे भी उन्होंने डिसाइड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिकली इनको अभी वैसे भी कब शेयर देना था? 1 अप्रैल 2026। ये तो बात हम जनवरी की कर रहे हैं ना। यहाँ तो बजट जब पास होगा तब हम लोग शेयर की बात करेंगे ना, तो हम तो अप्रैल में देंगे ना। तो जो शेयर नहीं मिलेगा वो कौन सा नहीं मिलेगा? 1 अप्रैल को जो मिलने वाला था वो शेयर। ठीक है। तो अब अप्रैल से लेके सामने उन्हें शेयर नहीं मिलने वाला है उस साल का। अब लेकिन 31 दिसंबर को इमरजेंसी हट गई, 1 जनवरी को सब कुछ राइट हो गया, तो फिर 1 जनवरी 2027 को उन्हें शेयर मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने लिया हुआ एक्शन वो फाइनेंशियल ईयर जब तक चल रहा है तब तक वो लागू रहेगा। जब वो फाइनेंशियल ईयर फिनिश होगा उसके बाद ही उन्हें शेयर मिल पाएगा। मतलब भले ही 1 जनवरी को यहाँ पे इमरजेंसी हट गया है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ क्या? नहीं। कब खत्म होगा? 31 मार्च। तब तक उनको शेयर नहीं मिलने वाला। शेयर उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही मिलेगा, मतलब 1 अप्रैल 2027 के बाद। ठीक है। अब क्लियर? पक्का? अगर एग्जाम्पल लेते हैं अगर ये, इसको तो हमने बहुत लंबा खींच लिए, अगर ये समझ के चलो कि इमरजेंसी 1 जनवरी को लागू हो गई रहती और 30 जून को ही फिनिश हो गई थी 6 महीने के लिए, तो फिर 1 जुलाई को हमने शेयर दिया रहता क्या? नहीं, अभी तो और लंबा वेट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को तो 9 महीने और बाकी है। 31 मार्च को जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोविजन होगा उनके शेयर को लेके। क्लियर? चलो लिखो फाइनेंशियल। The President can modify the constitutional distribution of revenue between center and state till the end of the financial year. लेकिन यहाँ पे और एक बात समझने वाली है, यहाँ पे एक्शन किसने लिया है? प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं। अब प्रेसिडेंट ने अपने एंड पे ये एक्शन लिया है ना, तो प्रेसिडेंट ने जो भी एक्शन लिया है कि हमने इस साल का शेयर रोका है, उस पॉइंट को पार्लियामेंट के सामने रखना लेकिन उनको कंपलसरी है। वो रखेंगे कि मैंने इस साल का शेयर रोक दिया है। पार्लियामेंट अप्रूवल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रखेंगे, वो फॉर्मेलिटीज़ है। हम लोग इफेक्ट्स देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल इफेक्ट्स देखें। अब हम लोग टर्म की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल इमरजेंसी में चेंज हो जाती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन ने सजेशन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसे रिजेक्ट नहीं करता है। फाइनेंस कमीशन के सजेशन मान के हर साल स्टेट्स को शेयर मिलता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी है तो फिर उस टाइम पे वो शेयर को रोक सकते हैं। बाकी और किसी टाइम पे वो शेयर को नहीं रोक सकते, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। ठीक है। सेम और एक वैसे ही उतनी ही इम्पोर्टेंट बात कि जब अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी है तो उसी सिचुएशन में हम लोकसभा या स्टेट असेंबली का जो 5 ईयर का टर्म है, क्योंकि लोकसभा और असेंबली तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आता है,
वो राज्यसभा के जैसा फिक्स तो है नहीं, स्टेबल बॉडी तो है नहीं, वो 5 साल के लिए आता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी है तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी हम लोग लोकसभा या असेंबली का जो टर्म है 5 साल का, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये कोई फॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं रहता, तो ये लेजिस्लेचर एक्शन रहता है। इसको समझो, इस लैंग्वेज को समझो। मैंने कहा कि हम जैसे एग्जांपल लेंगे कि जैसे लोकसभा अभी का लोकसभा चल रहा है 2024 से लेके चलेगा 29 तक, 5 साल का टर्म है। अगर हम लोग महाराष्ट्र असेंबली की भी बात करें तो महाराष्ट्र असेंबली का भी टर्म लगभग यही समझ के लो, 24 से लेकर 29, तो 5 साल का टर्म है। 5 साल के अंदर 5 साल के पहले ये असेंबली डिसॉल्व हो सकता है या लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है किसी भी कारण से, लेकिन 5 साल से ज्यादा हम उसे एक्सटेंड बस एक ही सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर उस समय में नेशनल इमरजेंसी लागू होगा तो। और अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो हम उस टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना वो देखेंगे ही। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो एक्सटेंशन मिलने वाला है लोकसभा या असेंबली को, ये एक्सटेंशन कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं रह सकता है, तो लेजिस्लेटिव एक्शन ही रहेगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब बस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे कि हम लोकसभा को और यहां से 2-3 साल बढ़ा रहे। ऐसा नहीं होगा काके, आपने बिल लाना होगा, आप बिल लाओ और एक बिल पास करके एक प्रोविजन, एक रिजोल्यूशन पास करके अगर वो रिजोल्यूशन पास होता है तो लोकसभा या असेंबली 1 साल के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक्सटेंड हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं रहेगा, ये लेजिस्लेटिव एक्शन रहेगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब क्या? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कुछ डिक्लेयर कर रहा है, इसे कहेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब क्या? पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन पास कर रहा है, उसे हम लोग लेजिस्लेटिव एक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन मिलेगा, ये एक्सटेंशन कितने टाइम पीरियड के लिए? तो लगभग तो अगर देखा जाए लोकसभा और असेंबली का टाइम है 5 साल का, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड कितने समय के लिए? तो मैक्स टू मैक्स एट अ वन टाइम 1 ईयर, 1 साल के लिए हम लोकसभा असेंबली को एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 टाइम 1 ईयर। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 1 टाइम 1 ईयर, लेकिन बस 1 साल के लिए ही एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने जो इस लोकसभा और असेंबली को जो बढ़ाया है 1 साल के लिए, ये 1 साल का पीरियड हम इसके बाद कितने बार भी रिपीटली बढ़ा सकते हैं। मतलब 1 साल के लिए बढ़ा, फिर से आप एक रिजोल्यूशन लाओ, आपको लगता है उसको एक्सटेंड करना है, फिर से बढ़ सकता है। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। आपको लगता है फिर से एक्सटेंड करना है, फिर से आप रिजोल्यूशन लाओ, फिर से पार्लियामेंट में पास करो, फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। ऐसे आप 1 साल के लिए उसको कितने बार भी सामने एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 1 टाइम 1 ईयर। क्लियर? लोकसभा भी, असेंबली भी। अब ऐसे हमारे देश के इतिहास में बस एक ही बार हुआ है कि जब लोकसभा के टर्म को, पीरियड को एक्सटेंड किया गया था। लोकसभा थी 5th, अगर हम लोग 5th लोकसभा का टर्म देखें तो वो 1971 को आई और 1977, जबकि 71 से 76 तक रहना चाहिए था, लेकिन वो 77 तक चली। और शायद कल का आपको याद होगा, तो मैंने कल कई बार ये डिस्कशन हुआ है कि इंडिया में 3rd इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में। तो ऑफकोर्स 1975 से लेकर 77 के टाइम पीरियड तक जब इमरजेंसी चल रहा था, तब हमने लोकसभा को एक्सटेंड किए थे। मजे की बात, अगर आज हम लोग कैलकुलेट करने जाए तो हमें 5th लोकसभा का टर्म कितना दिखता है? तो वो दिखता है 10, मतलब 5 years 10 months एंड 6 days, इतना दिखता है। लेकिन एक्चुअली वो जो 5th लोकसभा थी वो कितने बार एक्सटेंड की गई और कितने सालों के लिए? वैसे तो अब भी हमने रूल देखा कि 1 टाइम वो 1 साल के लिए ही, लेकिन जैसे एग्जांपल दूं मैं, ये लोकसभा 5th लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए थी 18th of March 1976। 1971 से लेके 5 साल इसके खत्म हो रहे थे 18 मार्च 1976 को, लेकिन उसके पहले ही, मतलब लगभग जनवरी की बात होगी 1976, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाया गया और रिजोल्यूशन ला के उसे कर दिया गया 1 साल के लिए एक्सटेंड। तो अब ये कब तक चलने वाली थी? ऑफकोर्स 18 मार्च 1977। 3 महीने और गए मार्च के बाद, लगभग वो मई जून का महीना होगा 1976 को ही फिर से एक रिजोल्यूशन लाया और फिर से उस
टर्म को 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया। तो एक्चुअली 5th लोकसभा 1 and 1 2 बार एक्सटेंड की गई थी, बिल पास करके, रिजोल्यूशन पास करके 2 बार एक्सटेंड किया गया था। लेकिन एक्चुअली में ये चली लगभग, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 1977 को फाइनली ये डिसॉल्व होगी। अब कैसे, क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जब इमरजेंसी शुरू हुई 1975 को, तो सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। यहाँ लगभग 76 को इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि 18 मार्च को तो जो है वो आपका लोकसभा का टर्म ही फिनिश होगा, तो आपने तो उसके पहले इलेक्शन लेना है, इलेक्शन ही नहीं ले सकते, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड किया। और गवर्नमेंट को ये बात पता था कि हमने वैसे भी इतने अत्याचार कर लिए कि यहाँ पे इलेक्शन हो गए तो शायद हमें नहीं मिलेंगे वोट्स और हम लोग नहीं जीत पाएंगे। इसलिए क्या किया, जो 1 साल एक्सटेंड किया ना, तो हम 1 साल वेट नहीं किए, मतलब 5 साल थे, 6 साल हो गए, अब और 1 साल एक्सटेंड करो, मतलब ऐसा नहीं किया हमने। यहाँ हमने जनवरी 1976 को एक्सटेंड किया, 2-3 महीने निकल गए, हमने फिर रिजोल्यूशन लाया और फिर हमने कहा कि नहीं, 1 साल नहीं, और 1 साल एक्सटेंड होगा। मतलब हमने पहले ही, है ना, व्यवस्था करके रख दी थी कि एक्चुअली ये लोकसभा 7 साल जिएगी। समझ में आई बात? ये व्यवस्था है जो हमने पहले से ही करके रखी थी। लेकिन कुछ महीने जाने के बाद 1977 का जनवरी मंथ जब आया, तब इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, अब हो गया, मैं और ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकती लोगों पे, शायद अब हमें रुकना चाहिए और एक चांस लेना चाहिए डेमोक्रेटिक सिचुएशन में कि हम आ सकते हैं रूलिंग में या फिर नहीं आ सकते। तो उन्होंने खुद अपने लोकसभा को डिसॉल्व किया, मतलब इमरजेंसी खत्म हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। इसलिए वो टाइम पीरियड 10 मंथ, 5 years, 10 मंथ और 6 डे का दिखता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल पता रहना चाहिए कि 5th लोकसभा बेसिकली 2 बार एक्सटेंड की गई थी 1-1 साल के लिए, भले ही वो चली 5 साल 10 महीना और 6 दिन। ठीक है, चलो ये लिखो, हम उसको एक्सटेंड तो कर सकते हैं। एक्सटेंशन के बाद देखो क्या, उसको एक्सटेंशन मिलने के बाद मामला ये है कि आपने देश पे लगाया हुआ इमरजेंसी जिस दिन भी खत्म हो जाएगा, रूल ये बताता है कि जिस दिन इमरजेंसी फिनिश हो जाएगा उस दिन से नेक्स्ट 6 मंथ के भीतर आपने फ्रेश इलेक्शंस लेना है, नया लोकसभा या नया असेंबली के लिए। ठीक है, मतलब ये इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी 6 मंथ तक रह सकता है, लेकिन जिस दिन इमरजेंसी फिनिश हो जाएगा 6 महीने के अंदर आपने न्यू इलेक्शंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा हेडेक जो इफेक्ट्स को लेके है फंडामेंटल राइट्स के, वो है इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट रह सकते हैं या फिर हो सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट्स लाने वाले बेसिकली ये 2 आर्टिकल्स दिखते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। इन 2 आर्टिकल्स का रिलेशन बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ ही इनके जो है वो रिलेशन दिखेंगे। दूसरी बात कि शायद आप पहली बार ये 2 आर्टिकल्स देख रहे हो या फिर सुन रहे हो उनके बारे में कि हाँ भाई ऐसा कुछ आर्टिकल, क्योंकि इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े हैं, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स में हमने कहीं पे भी आर्टिकल 358, 359 तो देखा नहीं, और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत क्लोज रिलेशन रखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स से। तो कैसे और क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। जिस फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं ना कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड या फिर जितने कॉम्प्लिकेशंस है ये यहाँ इसको लेके है, ये इस टॉपिक को लेके यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड, उसे समझेंगे हम लोग। फिर से जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का राइट ये पार्लियामेंट को नहीं है, ये लेजिस्लेचर को नहीं है। अगर वो ऐसा कोशिश करते हैं तो हम उनके खिलाफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उस गवर्नमेंट के खिलाफ रिट निकालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो प्राथमिकता रहेंगी वो रहेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये हमें मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं।
हम हमारे राइट्स को, हमारे नेचुरल राइट्स को, हमारे ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स तब कहते हैं, या फिर कभी भी किसी के भी लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स तब होते हैं जब वो राइट्स उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हो, रिटन फॉर्मेट में, और उस राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमने कुछ व्यवस्था भी की हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिखते हैं, इसलिए हम उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लाने का राइट ये किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अगर देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो बस उस टाइम पीरियड में, सिर्फ उसी टाइम पीरियड में हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर नेशनल इमरजेंसी चालू है तो उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, तो सारे के सारे राइट्स पे आ सकते हैं क्या? मतलब राइट्स तो हमें 14 में मिलते हैं, 15 मिलता है, 16 मिलता है, 19 है, 20, 21 है, 28 है, 29 है, कोई भी राइट्स, मतलब सारे के सारे राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। एक चीज को एकदम क्लियरली याद रखो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे अगर डायरेक्टली अगर कुछ एक्शन होता हो या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो पहले तो आपने ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आपके कंट्री में जो इमरजेंसी लगी है वो इमरजेंसी के पीछे का रीजन क्या है, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो अगर वो रीजन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, तो आपके फंडामेंटल राइट पे डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट होगा, अगर रीजन एक्सटर्नल है तो। और एक्सटर्नल के नीचे हमने जो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 358, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आर्टिकल है 358, इसका रिलेशन सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी से ही है, इंटरनल इमरजेंसी का और 358 का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमने एक्सटर्नल का कल हमने रीजन देखा था। एक्सटर्नल मतलब क्या? एक तो वार हुआ है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन है, ये दो सिचुएशन है, तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं तो उसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। तो समझ के चलो कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है या फिर और किसी इंडिया ने हमारे कंट्री पे अटैक किया है, या कोई कंट्री एक अग्रेशन दिखा रहा है और इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे लागू है तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर इंडिया में एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू हो गया तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए, कुछ किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जांपल लेंगे, अगर प्रेसिडेंट ने रात के 12:01 पे ये डिक्लेयर किया कि ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन हम इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यहां डिक्लेयर किया वैसे ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358 जाग उठेगी, जो अब तक कहीं नहीं थी दूर दूर तक, वो जाग उठेगी। और ये जाग गई तो हमारे आर्टिकल 19 पे डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। मतलब रात के 12:02 से हम हमारे आर्टिकल 19 से मिलने वाले जितने भी राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम कहीं पे भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी रेसिडेंट हो सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं साथ में एक साथ खड़े रह सकते हैं, ये सारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 ये डायरेक्टली जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगी। और यहां हमारे आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बिल्कुल भी हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां आर्टिकल 19 इफेक्ट हो रहा है उसी तरीके से उसी के साथ देखो लास्ट में हमने क्या डाला है, आर्टिकल 32 को बॉक्स में डाला है ना, तो ये भी पैक हो जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 358 अगर इफेक्टेड हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये खुद हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको फिर से, अगर एक्सटर्नल रीजन है तो आर्टिकल 358 पे उसका सीधा सीधा परिणाम होता है, और आर्टिकल 358 पे परिणाम होना मतलब हमारा आर्टिकल 19 मतलब फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच ये रिस्ट्रिक्ट हो जाना। और यहाँ आर्टिकल 19 अगर रिस्ट्रिक्ट हुआ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कैसे रिस्ट्रिक्शंस आए, ये कारण लेके हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते,
तो ये जो बोल रहे हैं ना हम लोग कि डायरेक्टली इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट, तो पहली बात तो एग्जांपल लेंगे, नेशनल इमरजेंसी डायरेक्टली लगा है कि इसे लगवाया गया है बाय प्रेसिडेंट ना, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब उसके दो रीजन रह सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। अगर इंटरनल रीजन रहता मतलब कहीं ना कहीं आर्म रिबेलियन वाला जो मामला रहता, और यहाँ रात के 12:02 पे 12:01 पे अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर भी कर दिया रहता कि इंटरनल अग्रेशन के कारण जो है वो हमने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू किया है, तो हमारे आर्टिकल 19 को कुछ नहीं हुआ रहता। क्यों? क्योंकि इंटरनल कॉजेस, इंटरनल इमरजेंसी का कोई रिलेशन आर्टिकल 358 से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझो कि आर्टिकल 358 का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल से है। और फिर से रिपीट कर दो, इमरजेंसी को लगवाया गया, डायरेक्टली नहीं लगा, लेकिन अगर वो इमरजेंसी एक्सटर्नल रीजन से लागू हो रही है तो आर्टिकल 358 लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब बड़ा एक सिंपल सा मामला, अगर मैं यहां से एक स्विच नीचे कर दूं तो मुझे वो स्विचेस बंद करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे ना। बस हमने एक्सटर्नल रीजन से अगर इमरजेंसी लगाया, ऑटोमेटिकली 358 जो है वो जागरूक हो जाता है। इसलिए तो मैंने ये वर्ड यूज किया, जब तक सोया था, मरा पड़ा था, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। जब तक एक्सटर्नल रीजन से इमरजेंसी नहीं लागू होता तब तक ये आर्टिकल यूजलेस है हमारे लिए। इसको हम जानबूझ के यूज ही नहीं कर सकते, ये अलग ही हमने कुछ तो बना के रख दिया, एक टाइप का राक्षस जो सोते रहता है। लेकिन एक्सटर्नल रीजन से यहां इमरजेंसी लागू हुई तो ये जाग उठेगा, और ये जाग गया मतलब आर्टिकल 19 ये रिस्ट्रिक्ट हुआ। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, आर्टिकल 358 को लागू नहीं करा सकते हम लोग। हम आर्टिकल 358 को लागू ही नहीं कर रहे हैं, उसको लागू करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर एक्सटर्नल रीजन है तो ऑटोमेटिकली 358 इफेक्ट होके आर्टिकल 19 हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन 358 का संबंध जैसे 358 का संबंध सिर्फ जैसे एक्सटर्नल से है ना, वैसे ही 358 का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 से है और किसी आर्टिकल से नहीं है, और किसी आर्टिकल से नहीं है। मतलब दूसरा मीनिंग इसका यह है कि हम जो बोलते हैं ना कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन आते हैं? तो आर्टिकल 19। इसके अलावा और बाकी आर्टिकल्स का कोई संबंध नहीं है आर्टिकल 358 से। ठीक, यहां तक क्लियर? लेकिन प्रेसिडेंट को यह लगता है कि ठीक है, आर्टिकल 19 तो रिस्ट्रिक्ट हुआ, समझ के चलते हैं कि आपके प्रेसिडेंट जो है ना वो खुद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, देन फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके बहुत मतलब चाहते हैं। तो जो चाहता होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट हो। तो ऐसा भी अगर कोई पर्सन होगा, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट भी होंगे जो खुद में बहुत बड़े चाहते हैं और उनकी इच्छा भी होगी कि नहीं नहीं यार आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो देश के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट होने से नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये आर्टिकल किसी की बस की बात ही नहीं है। ये कोई यूज में नहीं ला रहा है, वो ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है, और जो चीज ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है उसको थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएंगे। अगर यहां प्रेसिडेंट ने इंटरनल रीजन से लगाया रहता है इमरजेंसी, तो आर्टिकल 358 का कोई संबंध नहीं था, लेकिन रीजन एक्सटर्नल है ना, 358 इफेक्टेड, 358 इफेक्ट, यहां आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 19 के अलावा एग्जांपल आर्टिकल 25 को भी कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। कोई भी पकड़ लो, या फिर आर्टिकल 14 को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, या फिर आर्टिकल 16 को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, या फिर आर्टिकल 18 को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। क्योंकि आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। लेकिन आर्टिकल 19 छोड़ के अब बाकी आर्टिकल्स चाहते हैं प्रेसिडेंट की नहीं, इसमें से सारे के सारे आर्टिकल्स या कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो अब क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट के पास फिर वेपन है आर्टिकल 359।
अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि चलो 19 जो है वो तो रिस्ट्रिक्ट हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ एग्जांपल के लिए आर्टिकल 14 एंड 15 दोनों आर्टिकल को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट यूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 359, और 359 को यूज करके फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम अगले कुछ समय तक, जब तक इमरजेंसी चल रही है, हम आर्टिकल 14 एंड 15 को भी सस्पेंड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहां बाकी आर्टिकल्स को अगर सस्पेंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? यूज करना पड़ रहा है 359 को, लेकिन 19 को सस्पेंड करने के लिए हमें कुछ यूज करने की जरूरत थी नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा था। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझो, हम ये तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हो रहा है आर्टिकल 358 से, लेकिन बाकी आर्टिकल्स को सस्पेंड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 359। तो बाकी आर्टिकल्स मतलब सारे के सारे आर्टिकल्स, मतलब ऊपर जो बचे हैं उसमें से कोई भी आर्टिकल को हम लोग सस्पेंड कर सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। हम 20 और 21 ये दो आर्टिकल छोड़ के बाकी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते। दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक्सटर्नल के बियॉन्ड एक्सटर्नल कोई रीजन आ जाए नेशनल इमरजेंसी का, फिर भी आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी भी सस्पेंडेड नहीं रह सकते, हम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन 20-21 छोड़ के बाकी कोई भी आर्टिकल 359, 19, 358, ठीक है। आप पहले तो मुझे ये बताओ कि 20-21 में ऐसा क्या सोना गड़ा है? आर्टिकल 20 क्या है? यस, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। मतलब हम जबरदस्ती किसी को सजा नहीं दे सकते, उसने जितना गुनाह किया है उसकी सजा उतनी ही रहेंगी, हम ज्यादा सजा नहीं दे सकते। हम किसी भी इंसान के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर नहीं डाल सकते, हम किसी भी इंसान को एक से ज्यादा सजा नहीं दे सकते, आर्टिकल 20 कह रहा है ना। और अगर आपने सस्पेंड कर दिया आर्टिकल 20, मतलब आप किसी भी इंसान को उसने किए हुए क्राइम से ज्यादा सजा दे सकते हो, उसको एक ही किसी क्राइम के लिए 2 से ज्यादा बार सजा दे सकते हो। तो ये थोड़ी होने देंगे हम लोग, ये नहीं होने देंगे। इसलिए 20 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, और 21 का सस्पेंड होने का तो सवाल ही नहीं है ना। राइट टू लाइफ कैसे सस्पेंड कर पाओगे आप? सोचो, 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं उसके लिए लेकिन 359। और रही बात 358 की या फिर 19 की, ओ तो 358 उसको ले डूबेगा। क्लियर? ठीक है। यहां एक्सटर्नल रीजन से अगर इमरजेंसी लागू हुआ, 358 से 19 रिस्ट्रिक्ट, 359 यूज करके बाकी आर्टिकल्स मतलब बाकी राइट्स रिस्ट्रिक्शंस में ला सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 20 एंड 21। क्लियर? अब मैंने जानबूझ के ना 2-3 बार एक वर्ड यूज किया है कि 359 को यूज करके हम बाकी आर्टिकल सस्पेंड कर सकते हैं। ये वर्ड यूज किया ना मैंने, सस्पेंड कर सकते हैं। 358 ने 19 को सस्पेंड ही किया ना, और है ना, सस्पेंड किया है। और 359 यूज करके मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो है वो बाकी आर्टिकल्स को सस्पेंड रख सकते हैं, लेकिन वो सस्पेंड नहीं कर सकते। रास्ता सस्पेंड नहीं होता। सस्पेंड होना मतलब पता है क्या है? सस्पेंड होना मतलब आप यूज ही नहीं कर सकते उसको, आप यूज ही नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने इस साल किसी भी हाल में घर में नहीं रहना है। ये जो आपका हर संडे का जो आपका जो राइट है ना कि आप घर में एंजॉय करते हो, बिल्कुल नहीं। इस संडे हम लोग मैराथन सेशन चलाएंगे, और सुबह 8 बजे से लेके तो रात के 8 बजे तक जो है आपको यहाँ आना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार एक टाइप का क्या हुआ, ये हुए रिस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको क्या किया, मैंने संडे के आपके राइट को सस्पेंड कर दिया, घर में आराम से इस तरीके से बैठने वाला जो राइट है ना आपका, उसको सस्पेंड कर दिया। और दूसरा मामला ये मैंने कर दिया कि जो संडे नहीं आएगा उसको पेनल्टी मिलेगा, और आप उसके खिलाफ किसी के भी पास जाके मेरा कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, है ना। ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने आपके राइट को सस्पेंड किया। तो ये पता है कहां हो रहा है? ये आर्टिकल 19 में हो रहा है, ये सस्पेंड हो रहा है। आप यूज नहीं कर पाओगे, यूज तो नहीं कर पाओगे, हम रोक रहे हैं आप, इसलिए हमारा नाम, हमारी चुगली कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाओगे।
दोनों बातें हैं। और बाकी आर्टिकल्स में क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बिल्कुल आपको कमीशन नहीं पूछेगा, लेकिन रहे आपके दिमाग में कि हाँ भाई हम ऐसे भी कुछ तो पढ़े हैं, ऐसा क्योंकि है टर्म। बाकी आर्टिकल 359 से जो आर्टिकल्स किए जा रहे हैं ना, वो सस्पेंड नहीं किए जा रहे। सस्पेंड मतलब यहां बोला जा रहा है कि 19 यूज नहीं करना, लेकिन 359 से 14 अगर रोका गया तो आपको ये नहीं बोल रहा कि 14 आप यूज नहीं कर पाओगे। मतलब राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको नहीं मिलने वाला, ऐसे कोई नहीं कह रहा। आपको बोल रहा कि है, आज भी है, बिल्कुल है, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन गलती से हुआ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा। समझ में आई बात? 19 यूज भी नहीं किया करने दे रहे हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। बाकी बोल रहे करो ना यूज, आप ही के राइट है, लेकिन हमसे कुछ ऊंच नीच हुई तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। इसलिए मैंने क्या कहा, आर्टिकल 359 से हम इन आर्टिकल्स को, राइट्स को सस्पेंड नहीं कर रहे। मैंने ये वर्ड इसलिए मैंने 10 बार यूज किया, नहीं सस्पेंड कर रहे, सस्पेंड करे कि आपके माइंड में कि हाँ यहां पे भी सस्पेंड हो रहा है, लेकिन सस्पेंड नहीं हो रहा। 358 से सस्पेंड भी हो रहा है और हम जा भी नहीं सकते। 359 से सस्पेंड नहीं हो रहा है, बस आपका सुप्रीम कोर्ट में रिट को लेके जाने के राइट को रोका जा रहा है कि आप जा नहीं पाओगे। ठीक, अब समझ में आया मामला? ठीक है, इतना यहां तक ठीक है। मैंने अभी 358 और 359 को बस इंट्रोड्यूस किया है, पढ़े नहीं हमने, पढ़ा नहीं है, ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि 358 और 359 बेसिकली क्या है। चलो यहाँ तक आया तो एक पॉइंट और मैं सामने रख देता हूँ, फिर हम उसको और डिटेल में जानेंगे। जैसे हम 2 रीजन से लागू कर सकते हैं ना इमरजेंसी, एक्सटर्नल इंटरनल। 358 इस आर्टिकल का संबंध सिर्फ एक्सटर्नल से है, इंटरनल से दूर दूर तक नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब में खलिस्तानियों का प्रॉब्लम हो गया, आर्म रिबेलियन हो गया और अच्छा खासा भीषण हो गया, तो उसको लेके हम आर्टिकल 358 को एक्शन में ला पाएंगे क्या? नहीं, लागू ही नहीं हो सकता। करना है तो क्या, प्रेसिडेंट 359 यूज करें। रीजन इंटरनल है, क्योंकि 358 इंटरनल से कोई संबंध नहीं रखता, वो एक्सटर्नल से ही रखता है। क्लियर यहां? ठीक है। रही बात लेकिन इस 359 की, तो 359 का संबंध ये एक्सटर्नल से भी है और इंटरनल से भी है। यहां कंफ्यूजन है कि ये कैसे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से है। ये इंटरनल में नहीं लागू हो सकता है। ये तो पहली बात तो एक्शन में ला नहीं रहे ना, वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, और ऑटोमेटिकली स्विच, इसका स्विच जुड़ा है एक्सटर्नल से। जैसे मैंने कहा ना कि मैं यहां से बंद करूं तो ही तो सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे वहां से अलग बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बंद करूं, ऑटोमेटिकली वहां का कनेक्शन ड्रॉप होकर सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली एक्सटर्नल का स्विच है, मतलब एक्सटर्नल ये स्विच है 358 का, एक्सटर्नल रीजन से ही 358 अफेक्टेड होगा। लेकिन बाकी अगर रिस्ट्रिक्शंस लाना है तो एक्सटर्नल भी है। अगर पाकिस्तान ने अटैक किया और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आर्टिकल 14 को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए तो 359 यूज कर सकते हैं। और इंटरनल से भी, आर्म रिबेलियन से अगर वो चाहते हैं कि नहीं बाकी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो भी वो आर्टिकल 359 से ही कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी समझने के लिए 359 का रिलेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों से है, लेकिन 358 का सिर्फ एक्सटर्नल से है। ये बिल्कुल लिखना कि 20-21 कुछ भी हो जाए, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 19 तो कभी भी हवा में उड़ सकता है, लेकिन एक्सटर्नल रहा तो बाकी उड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, और भी बाकी पढ़ना है। अभी हमने जो देखा है कि आर्टिकल 358 ये एक्सटर्नल को ही लागू है, इंटरनल को नहीं। और दूसरी बात, 359 से हम रिमेनिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को कभी नहीं। इन दोनों प्रोविजंस को, मतलब 358 सिर्फ एक्सटर्नल को, इंटरनल को नहीं, 359 भी 20-21 छोड़ के, मतलब 20-21 को नहीं कर सकते। ये दोनों प्रोविजंस 1978 के 44th अमेंडमेंट ने किया है। मतलब 20-21 को वैसे भी पहले भी प्रोटेक्शन था, लेकिन उसको और सही तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम किया। एग्जाम्पल लेते हैं कि
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सटर्नल रीजन से इंडिया में इमरजेंसी लागू हुआ है, तो ठीक है, अब आर्टिकल 358 पे तो इफेक्ट होगा ही होगा, मतलब आर्टिकल 19 जो है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 359 को यूज़ करके आर्टिकल 14 जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जम्मू कश्मीर पे अटैक हुआ है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो जम्मू कश्मीर पे ही लागू है, लेकिन फिर भी उसका पूरा इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में भी दिख ही रहा है। लेकिन एक्चुअली अटैक हुआ जम्मू कश्मीर पे, तो सबसे ज़्यादा तो जो थ्रेट दिख रहा है वो तो जम्मू कश्मीर पे है, लेकिन लागू हमने नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के लिए किया। दूसरी, ये इमरजेंसी लागू हुई थी 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2027। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स, 2 प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं जो एक तो हमने ये पकड़ा है कि एक्सटर्नल रीजन से हमने इमरजेंसी को लागू किया, तो यहाँ एक्सटर्नल है तो ऑटोमेटिकली 358 पे इफेक्ट होके 19 भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और प्रेसिडेंट ने 359 को यूज करके आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अब दोनों चीजों को समझिए। टाइम पीरियड टर्म भी हमने यहाँ लिखा है जनवरी दिसंबर। अगर आर्टिकल 19 इफेक्ट हुआ है एक्सटर्नल रीजन से और पूरे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है, तो आर्टिकल 19 ये जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक, मतलब पूरे देश पे, पूरे होल कंट्री पे जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड रखा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 14 का ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 जो प्रेसिडेंट ने लगाया है वो प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए या स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चलो इसी को और मैं उल्टा बताने की कोशिश करता हूं। अगर एक्सटर्नल रीजन से इमरजेंसी लागू है और आर्टिकल 19 डैमेज हुआ, तो अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि नहीं भाई सबसे ज़्यादा थ्रेट तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही है ना, भले ही हमने नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाया लेकिन सबसे ज़्यादा थ्रेट जम्मू कश्मीर में ही है, तो आर्टिकल 19 को भी हम लोग बस यहीं पे सस्पेंड करते हैं, बाकी देश पूरे रिमेनिंग कंट्री को में उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कितनी भी इच्छा रहे, डजेंट मैटर, आपकी इच्छा से नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये कहता है एक्सटर्नल रीजन से आर्टिकल 19 अगर रिस्ट्रिक्ट हुआ तो वो पूरी कंट्री के लिए होगा। मतलब आर्टिकल 19 एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हम लोग नहीं लागू कर सकते, वो पूरे कंट्री के लिए ही रिस्ट्रिक्ट होगा। ये क्लियर? लेकिन जो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से 359 को यूज करके बाकी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको ये रूल लागू नहीं होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसे पूरे कंट्री के लिए सस्पेंड रख सकते हैं, या फिर वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए भी सस्पेंड रख सकते हैं। दूसरी भाषा में, अब सिंपल इसमें, आर्टिकल 358 ये पूरे कंट्री के लिए लागू, 359 ये पूरा कंट्री या स्पेसिफिक रीजन के लिए लागू हो सकता है। अब क्लियर? ठीक। इसमें और एक पॉइंट हमें देखना है, हमने उसका टर्म भी नीचे लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए कि ये जो इमरजेंसी है 1 जनवरी 26 से लेके तो 31 दिसंबर 27 तक या फिर 26 तक ही, एक साल के लिए समझ के चलिए एग्जाम्पल, ये इमरजेंसी लागू था। तो हो सकता है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तो पहले के 5-6 महीने ये सही में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी टाइम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थ्रेटफुल सिचुएशन था, लेकिन उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का नॉर्मल भी हुआ, लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने फिर से उसको 6 महीने सामने लागू किया कि क्यों रिस्क लेना, क्यों इमरजेंसी हटाना है, चलने देते। तो ऐसे वो इमरजेंसी 6 साल मतलब 1 साल तक चला। ठीक है, पहले 5-6 महीने कुछ ज़्यादा थ्रेटफुल सिचुएशन था, बाद में थोड़ा सा रिलैक्स था, उसके बावजूद भी हमने इमरजेंसी को 1 साल चलाया। अब 1 साल इमरजेंसी चला है जनवरी टू 31 दिसंबर, तो और रीजन एक्सटर्नल था, तो पूरे 1 साल अगर इमरजेंसी चला है ना, तो ये जो आर्टिकल 19 है ये कंप्लीटली ईयर 1 साल के लिए सस्पेंडेड रहेगा। प्रेसिडेंट की कितनी भी इच्छा हो कि नहीं भाई अब पहले के 5-6 महीने ही थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेट था, अब तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 19 को वापस नहीं दे पाएंगे पूरे टाइम पीरियड के लिए। जब तक ये इमरजेंसी लागू है आर्टिकल 19 हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आर्टिकल 14 तो प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया है, तो आर्टिकल 14 को प्रेसिडेंट
पूरे टाइम पीरियड के लिए या फिर सिर्फ जनवरी मंथ या पहले 3 मंथ या 6 महीने या 8 महीने, कितने भी टाइम के लिए उसको सस्पेंड रख सकते हैं। अब नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक्सटर्नल रीजन से इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 358 से लेकर आर्टिकल 19 ये जब तक इमरजेंसी चल रही है उतने टाइम के लिए वो सस्पेंडेड रहेगा। लेकिन 359 से बाकी आर्टिकल्स का वैसा नहीं है, वो कंप्लीटली पूरा इमरजेंसी टाइम के लिए या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रेसिडेंट सस्पेंडेड रख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ 359 में हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं। जैसे आर्टिकल 19 पूरे कंट्री के लिए सस्पेंड, आर्टिकल 19 पूरे टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड, आर्टिकल 358 से आर्टिकल 19 ये जिसको हम लोग कहेंगे कि आर्टिकल 359 से बाकी जो रिमेनिंग राइट्स हैं वो एक तो पूरा कंट्री या स्पेसिफिक रीजन या फिर पूरे टाइम पीरियड या कुछ कम समय के लिए भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रीजन से इमरजेंसी लगाई गई थी और पूरे 1 साल भर के लिए इमरजेंसी लागू थी, तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रीज़न है तो इसका इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली 358 पे हुआ और आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड रहा। तो सस्पेंड रहा तो हम ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा पाए क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जा भी नहीं पाए और बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को जैसे लगे उन्होंने उस तरीके से एक्ट बनाया आर्टिकल 19 को लेके। अरे हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके बिल्कुल एक्ट बनाए होगे ना। आपको क्या लगता है? देखो भाई, देखो कैसा रहेगा ना कि किसी भी गवर्नमेंट को अगर कुछ एक्शन लेने का राइट मिलेगा तो उसके लिए एक्ट्स लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो चाहते कि नहीं अभी ऐसा हो तो कर लो, ऐसा नहीं होगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा रूल ऑफ लॉ, आपके लिए उसके लिए रूल लाना पड़ेगा, नए एक्ट्स लाने पड़ेंगे, नए लॉज लाने पड़ेंगे। आपने लॉज बनाने पड़ेंगे कि यहाँ से जब तक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ से जब तक इमरजेंसी ये अंडर कंट्रोल नहीं आता है तब तक इंडिया में फेसबुक या व्हाट्सएप पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट करने पे आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आपने अब पोस्ट किया, फिर भी पोस्ट किया, एक्शन होगा। एक्शन हो रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हो भाई ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकता हूं। लेकिन आप ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाला था, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 19 को लेके पार्लियामेंट ये बहुत सारे लॉज ला सकता है, रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। हम उस रिस्ट्रिक्शंस को लेके, हमारे आर्टिकल 19 को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन एग्जाम्पल, अब 31 दिसंबर 2026 को इमरजेंसी फिनिश हो गया। जिस दिन फिनिश हुआ उसी समय, उसी टाइम पीरियड आर्टिकल 19 पे अब तक जितने भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड लॉज थे ना वो सारे फिनिश हो गए ऑटोमेटिकली। उसको फिनिश करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी खत्म, लॉज खत्म। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस डाले थे ना, आप ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। हो सकता है हमारा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप हमें यूज़ करना बंद कर दिया जाए, हो सकता है इंटरनेट बंद कर दिया जाए। इंटरनेट ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है एक, ठीक है, यूज़ करना। अब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको लगवा दिए गए, लेकिन जिस दिन आपका इमरजेंसी फिनिश हुआ उस दिन ये रिस्ट्रिक्शंस भी सारे हट गए। अब आप हो गए फ्री। आप हो गए फ्री किस दिन? 1 जनवरी 2027। अब ना आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना ऐसे कोई लॉज हैं, ना ही इमरजेंसी लागू है। लेकिन इस दिन जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, इस दिन आप बोल रहे हो गवर्नमेंट को देख के कि अच्छा 1 साल तक हमारे राइट्स पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लाए, हमारे राइट्स को यूज करने नहीं दिया, तब तो तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन आज तो हमारे ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो तुमने मतलब गवर्नमेंट ने इस टाइम पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाया, इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। जा पाएंगे? तो जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे उसको लेके ड्यूरेशन जब है इमरजेंसी का उस टाइम पे तो नहीं ही जा सकते, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी हम नहीं जा सकते। ठीक है। अब दूसरी बात, जब तक इमरजेंसी चल रही है तब अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई एक्ट्स लॉज बनाते हैं तो हम उसके खिलाफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन
अगर गवर्नमेंट कोई भी बाकी लॉज बनाती है जिसका संबंध फंडामेंटल राइट से नहीं, उन लॉज को लेके हम सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अब ये देखो, ये अलग ही फंडा है। हमने अभी ये कहा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हैंडीकैप है हम लोग। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर गवर्नमेंट कोई और लॉज बना रहा है और हमें लगता है कि नहीं ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करने वाला लॉ है, तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 99th अमेंडमेंट हुआ था इंडिया में, और 99th अमेंडमेंट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसको चेंज कर दिया, और उसमें जो है वो एक अलग ही अपॉइंटमेंट बॉडी उन्होंने जो है वो रिक्रूट की, जिसमें 2 ज्यूरीज थे, एक लॉ मिनिस्टर था। अब ये जो लॉ बना अमेंडमेंट करके, इसका कोई संबंध फंडामेंटल राइट से है नहीं है, लेकिन ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो ऐसे लॉज अगर आपके इमरजेंसी के टाइम पे बन रहे हैं तो हम ऐसे लॉज को लेके सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें बिल्कुल वेलकम करेंगे और जुडिशियल रिव्यू का यूज करके गवर्नमेंट के ऐसे लॉज को वो फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो उसे नोट करो कि हम फंडामेंटल राइट्स के लॉज को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाकी लॉज को लेके हम बिल्कुल जा सकते हैं। अब तक जो भी इंडिया में इमरजेंसी लागू हुए नेशनल इमरजेंसी के नाम से, वो कब हुए, क्यों हुए, उसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहली बार हमने कल के सेशन में भी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो इसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ है कि कब कब कैसे क्या इमरजेंसीज लागू हुए थे। सबसे पहली बार इंडिया में इमरजेंसी लागू हुआ था 1962 में, और ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड टाइम था हमारे लिए। जो भी एक 1962 में हमारे साथ हुआ कि चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। अब हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे, या फिर बिल्कुल हम लोग ऐसा सोच के नहीं थे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पॉलिसीज़ को देखें, या फिर हम हमारे फॉरेन पॉलिसी का अगर बेस देखें, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ का जो बेस है वो है पंचशील। आप भी हम लोग जो जी रहे हैं वो पंचशील के ही इस पे है। कोई भी मतलब नाम मूवमेंट पंचशील, उसका भी बेस देख लो आप नाम का, ठीक है, वो भी आपको पंचशील ही मिलने वाला है। मोदी जी आज जो फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं वो भी पंचशील ही पॉलिसी है, मतलब बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लोग शाइन वाइन करते हैं, पॉलिसी लेकिन पंचशील ही है। तो भी सबसे पहले हमारा पंचशील के साथ मतलब ट्रीटी ही चाइना के साथ हुआ 1954 में। आपको बिल्कुल पता होगा ये बात कि चाइना तो हमसे बच्चा है, नहीं अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बात अलग। बच्चा इसलिए बोल रहे क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 को, चाइना को मिला 1949 को, और इंडिया पहला कंट्री हो जाता है जो डिक्लेयर करता है कि चाइना इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। यूएस ने तो 1970 तक नहीं दिया था, हमने हेल्प किया, और हमने चाहा भाई कि चलो अगल बगल वाले जितने भी हैं हम बिल्कुल साथ में रह के काम करेंगे, झगड़ा मस्ती नहीं करना है, बस मारा पीटी नहीं करना है। इसलिए हमने पंचशील ट्रीटी कर दिया उनसे, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। अब सारा चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी 1962 को जो चीज़ या फिर जो अटैक इंडिया पे हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, मतलब एक तो जो प्रॉब्लम था वो था नेफा, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो है, मतलब आज का जिसे हम लोग अरुणाचल कहते हैं, क्योंकि चाइना पहले से क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश ये उनका एरिया है। दूसरा मामला ये था कि उनकी आग जो तिब्बत पे थी कि तिब्बत वो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन तिब्बत के जो दलाई लामा थे, बौद्ध धर्मगुरु, उन्होंने उन्हें मना कर दिया। इसलिए चाइना के लिए नंबर 1 के शत्रु हुए दलाई लामा। तो दलाई लामा को पकड़ के अरेस्ट करने का जो प्लान था चाइना का, उसके कारण दलाई लामा वहाँ से आए इंडिया शरण। इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने कहीं ना कहीं आश्रय के लिए हेल्प मांगी, ऑफ कोर्स हमने दिया, और इसीलिए चाइना के लिए हम बड़े बड़े शत्रु हो गए, और 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। हिस्टोरियन कहते हैं कि चीन के बंदूक से निकली हुई पहली गोली अगर किसी को लगी होगी तो वो नेहरू थे, लेकिन मेंटली ऑफ कोर्स ये नेहरू ये सोच के थे कि नहीं कुछ भी हो जाए भाई, नहीं होने वाला ऐसा, चाइना हम पे अटैक नहीं करेंगे, हमने ट्रीटी किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन हम फंस गए, हमारा फॉरेन पॉलिसी फंस गया।
और इसी कारण मतलब 1962 को जब अटैक हुआ और हम लोग हार गए, ठीक है, वो हार गए तो वो हारना तो लगभग तय ही था, क्योंकि हमारे देश की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम हमारे सिक्योरिटी या फिर डिफेंस सेक्टर में उस टाइम पे इतना एक्सपेंडिचर करें। अरे खाने को पैसे नहीं है, अनाज नहीं रहता था इंडिया में। वो यूएस से हमने PL 480 का एग्रीमेंट किए थे, वहाँ से अनाज लाए थे हमने 1966 में, जब लोग भूखे मर रहे थे। हालत ये, हम कहाँ सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करें। तो हमारा जो पोस्ट था आर्मी का वो बहुत कमज़ोर था, हारना तय था। हम हार गए, लेकिन एक नेशनल थ्रेट तो बना, और इसके चलते हमने इंडिया पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया एक्सटर्नल रीजन के चलते 1962 को। चलो 1963-64 तक लगभग सारी चीज़ें सही हो गई। 64 में मई 1964 में नेहरू इनका देहांत हो गया, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए लाल बहादुर शास्त्री। तो नेहरू गए, शास्त्री आए, तब भी ये इमरजेंसी चालू ही था, जबकि 64 में कोई खास रीज़न नहीं था। 65 में आए, उस टाइम पे और एक अटैक हुआ इंडिया पे, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान का उस टाइम पे ऐसा था कि भाई लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अभी अभी चीन से हारा था इंडिया, तो 3 साल के बाद एक चांस है ना लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बाजी उल्टी हो गई पाकिस्तान पे, हमने पाकिस्तान को हराया। तो जब 1965 को पाकिस्तान का अटैक हुआ तो हमने अलग से कोई अलग इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ये इमरजेंसी चल रही थी। लेकिन 65 से फिर 66 भी आया, 66 से फिर 67 भी आया, लेकिन फिर भी 1962 को लगाया हुआ इमरजेंसी ये चल ही रही थी, जबकि इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर फिर से बदल गया, मतलब शास्त्री भी चले गए, अब तो इंदिरा गांधी आ गई थी 66 में, लेकिन फिर भी इमरजेंसी नहीं हटी। जब 1967 को इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत अच्छे खासे कम वोट पड़े, बहुत सारे स्टेट में उनके हाथ से सरकारें भी चली गई। उसके पीछे 2 रीजंस थे, एक हिंदी लैंग्वेज को लेके एंटी हिंदी मूवमेंट जो साउथ में चला, और दूसरा इमरजेंसी जो अनवांटेडली कांग्रेस चला रहा है। इसी के कारण वोटर्स नाराज़ होके कहीं जो कांग्रेस को कम वोट पड़े, उसका ही इफेक्ट ऐसा कि 1968 में ये इमरजेंसी को फिनिश कर दिया गया। तो लगभग 6 साल ये इमरजेंसी टाइम था हमारे कंट्री के लिए, फर्स्ट इमरजेंसी का, ठीक है। देन सेकेंड इमरजेंसी बिल्कुल 3 साल के बाद ही, दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक वार होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वार था, आप शायद पढ़े होंगे इसके पहले। मतलब ये तो इंदिरा गांधी का मतलब डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया, जिसको कहते हैं ना कि एक घाव 2 टुकड़े, ये हमने किया था इस टाइम पे 1971 में। मतलब एक घाव ऐसा दिया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए, और मतलब जब बौखलाया हुआ पाकिस्तान जब लड़ने आया तो पीट के उसको वापस भी जाना पड़ा। मतलब यहाँ कैसा मामला था कि पाकिस्तान को अगर 2 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, तो जिसको हम लोग ये वाला एरिया कह रहे हैं, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, उसको हम लोग ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं था, मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान इनको वैल्यूज़ नहीं देता था पॉलिटिकली, या फिर बाकी भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ी रहे थे लोगों के, और हम जो है लोगों को पूरी मतलब वो कर रहे थे हेल्प। आप यकीन मानिए कि जब 1970-71 में एकदम अग्रेशन बढ़ गया था ना ईस्टर्न पाकिस्तान का, तो वहाँ के मिलिट्री मतलब वहाँ पे जितने भी आर्मी के लोग थे, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स भेजे थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब हमारा काम पता है कैसे था, मतलब हम हमारे पड़ोसी से बनती नहीं, पड़ोसी के साथ बनती नहीं है, हम खुद झगड़ते हैं। अब पता चला कि पड़ोसी के घर पे ही बड़ा भाई छोटे भाई उसके बीच में जो हो रहा है झगड़ा, और हम छोटे भाई को बोल रहे, छोटे कूद, हम हैं इधर से पीछे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल तुझे हेल्प करेंगे, तेरा बड़ा भाई, दोनों मिलके जो है पीटेंगे। ऐसा किया है हमने। हम सप्लाई दे रहे छोटे भाई को, ये ले पत्थर ले, डंडा ले, हम देते हैं। हमने मिलिट्री ऑफिसर भेज रहे बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इंदिरा गांधी का प्लान ये बहुत सक्सेसफुल ठहरा, और मालूम था हमें ये भी मालूम था कि पाकिस्तानी बहुत शाणे बन रहे हैं, क्योंकि यूएस से उनको पूरा हेल्प मिल रहा है। तो हम जो भी कर रहे हैं, अब सीधा सीधा मामला, यहाँ जो बड़ा भाई छोटा भाई लड़ रहे हैं, हम अगर छोटे भाई को सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ज़्यादा अपने पे नहीं चिढ़ेगा, बोलेगा भाई तुमको क्या करना है यार, अपना काम करो ना, हम निपट लेंगे क्या है। लेकिन हम तो और भड़का रहे ना छोटे भाई को, तो बड़ा भाई तो दौड़ के आएंगे अपने पास। हमें ये पता था कि बड़े भाई को यूएस से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।
लेकिन हम भी कम नहीं थे, हमारे रॉ एजेंट्स तब से ही होशियार हैं, तब ऑलरेडी हमारे रॉ एजेंट्स थे पाकिस्तान में, और इतने कि जहाँ पे प्लान बन रहा है कि हम इंडिया पे कैसे अटैक करेंगे, क्या पूरा प्लान रहेगा, वहीं से पूरा प्लान इंडिया तक आ रहा है कि ये होने वाला है। और पाकिस्तानियों को ये भूल जाते कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान इन्होंने क्या किया उस टाइम पे 1971 में, वार तो करना था उनको क्योंकि अब छिड़के तो थे, तो उन्होंने वो करते क्या थे कि वो अपने जो फाइटर जेट थे वो इंडिया के बॉर्डर तक लाते थे और घुमा के वापस ले जाते थे कि एटलीस्ट इंडिया को लगे कि अच्छा ये कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक होने वाला है। लेकिन इनका प्लान ये था कि इंडिया ऊपर देखेंगे और हम लोग ज़मीन के नीचे से आएंगे, और ज़मीन से नीचे से मतलब कहाँ से, कराची से सबमरीन आएगा और जो गुजरात पे अटैक करेगा। हमें ये प्लान भी पता था, हमने ऑलरेडी सबमरीन अंदर सेट करके रखा था। वो हवा में अलग मार खाए, ज़मीन में अलग मार खाए, पानी के अंदर अलग मार खाए, बांग्लादेश हाथ से छूटा वो अलग। और 1971 में उसके बाद यूनाइटेड नेशन में फिर से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जो पॉइंट रखा कि भाई पहले बात तो हम उनको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे रहे हैं और ये अलग हुआ, इसमें कोई गलत नहीं है, पाकिस्तान की गलती है, वहाँ पे बहुत पॉलिटिकली और सोशली प्रॉब्लम्स था। जो डिप्लोमेसी हमने दिखाई, यूनो मान भी गया कि हाँ सही बात बोल रहे मैडम, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट। मतलब देखा जाए तो हमारे ऊपर तब रिस्ट्रिक्शंस आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने उस टाइम पे हमारा डिप्लोमेसी उतना तगड़ा रखा। ठीक है, लेकिन ठीक अब जो अटैक हुआ तो उसके चलते इमरजेंसी तो लगा, इमरजेंसी लगा 1971 में, तो वो भी 72, 73, 74, 75 चालू ही था, उसे बीच में रोका नहीं गया। जब ये चल ही रहा था तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते हमने 1975 में थर्ड इमरजेंसी लागू किया। ये क्यों लागू हुआ इसके पहले मैंने आपको कल ही बताया है इसको लेके, क्योंकि ये 2-5 मिनट में नहीं बता सकता, पूरा लेक्चर जाता है कि 75 की इमरजेंसी के पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि 1-2 साल का मामला नहीं था, ये कई सालों का ड्रामा था जो निकला था 1975 में। ये बहुत पॉलिटिकल ड्रामा था, वो हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये जो 21 मंथ्स का यहाँ पे हमें ये इमरजेंसी जो चलते हुए दिख रहा है, तो फाइनली फिर मार्च 1977 में इमरजेंसी एंड होता है। तो दोनों इमरजेंसी एंड होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 1971 में लागू होने वाला और 75 में लागू होने वाला दोनों इमरजेंसी हमने मार्च 1977 में फाइनली एंड कर दिया, उसको रिवोक कर दिया। ठीक है, दूसरे इसमें अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इमरजेंसी के पीछे हम लोग क्या रीजन रख सकते हैं, तो एक्सटर्नल। सेकेंड को लेके भी जो रीजन रहेगा वो एक्सटर्नल ही, लेकिन जो थर्ड है वो इंटरनल रीजन से लागू होते हुए हमें क्लियर। यहां पे होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी फिनिश।